नमस्कार ग्वालियर, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 FM। मैं हूं आपके साथ आरजे प्रिया। शो लेकर आ गई हूं एक मुलाकात, जिसमें आज हमारे खास मेहमान हैं एएसपी क्राइम ग्वालियर श्री राजेश दंडोतिया सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गूंज के स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच। सो लिसनर्स, आज हम सर से साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ढेर सारी बातें करेंगे और डेफिनेटली ये शो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सर, हम शुरू करें आज का सफर। सो सर, आज का मेरा पहला सवाल यही है कि आजकल सोशल मीडिया का बहुत क्रेज है और ये क्रेज आगे जाके और बढ़ने ही वाला है। सो आखिर आपके पास साइबर क्राइम से रिलेटेड किस किस तरह के केसेस आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा, डिजिटलाइजेशन इंडिया डिजिटलाइज करने की तरफ हम जा रहे हैं और लगातार तेजी से प्रोग्रेसिव हो रहे हैं हम इस तरफ। तो ये समझना होगा कि जितना हम इंटरनेट पर साइबर वर्ल्ड में सर्फ करेंगे, जितना ऑनलाइन होंगे, उतना ही ये साइबर क्राइम का रिस्क बढ़ता जाएगा। और लेकिन चूँकि आपको सावधानियां बरतनी है, कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं। आप शिक्षित हो सकते हैं लेकिन आप अवेयर नहीं हो सकते। तो शिक्षित होने का अर्थ ये नहीं है कि आप अवेयर हैं। तो अवेयरनेस बेहद ज़रूरी है अगर आपको साइबर क्राइम से बचना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको साइबर वर्ल्ड में ही अब ट्रेवल करना है। आपको लगातार, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग करने की बात हो, चाहे फिर आपको टिकट बुक कराने हो, चाहे फिर आपको फिल्म का टिकट बुक कराना हो, रिजर्वेशन कराना हो, कुछ प्रोडक्ट को ख़रीदना हो, कुछ इवन रूम को भी रेंट पे देते हैं। जैसे कई फ्रॉड हुए इस तरह से जाए कि अपने मकान को भी किराए से देते हैं। मतलब हर तरह से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। निश्चित रूप से नेट एक हमारे जीवन में बड़ी सुविधा लेकर आया है, लेकिन सावधानी की ज़रूरत होती है। तो निश्चित रूप से हमें सावधानी बरतनी होगी। तो इसमें जो क्राइम ब्रांच में जो इस तरह से जो क्राइम आ रहे हैं, साइबर फ्रॉड के केसेज आ रहे हैं, उनमें अभी फ़िलहाल जो सबसे ज़्यादा बड़े हैं वो है जॉब फ्रॉम होम। कई लोगों को क्या है कि अभी स्वाभाविक है, जो जितने भी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा प्रयास करते रहते हैं कुछ एक उनकी अर्निंग हो जाए, तो वर्क फ्रॉम होम के लिए वो कोशिश करते हैं, जॉब पर सर्च करते हैं। तो अभी बहुत तेज़ी से ये क्राइम बढ़े हैं और लगातार फ्रॉड के लोग शिकार हो रहे हैं, जिसमें अमाउंट इवन 8.5 लाख का भी एक मतलब 8.5 लाख का भी एक केस आया है, एक 5.5 लाख का भी केस आया है, एक 4.5 लाख का केस आया है। तो जिसमें अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो एक तो वर्क फ्रॉम होम का सबसे ज़्यादा बड़ा है। दूसरा, कस्टमर केयर सर्विसेज के फ्रॉड काफ़ी बड़े हैं, जिसमें गूगल में नंबर सर्च करते हैं और जब गूगल में नंबर सर्च करते हैं तो फिर निश्चित रूप से फिर जो नंबर आता है उसको फिर ये मान के चलते हैं ऑथेंटिक है और अल्टीमेटली फिर वो आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है, तो साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाता है। ऐसे कई केसेज है, जैसे कि किसी ने अपना टिकट होटल बुक कराया कहीं दिल्ली में, यहीं से ऑनलाइन बुक करा लिया, फिर उसके बाद जब होटल पहुंचे तो पता चला कि वो बुक ही नहीं है। तब पता चला कि उन्होंने गूगल से नंबर लिया है। तो गूगल से निश्चित रूप से नंबर लेने में इस तरह के फ्रॉड हो जाते हैं। तो इस तरह के मामले काफ़ी बड़े हैं। ओके सर, सो अगर यदि कोई गूगल पर कोई नंबर सर्च करता है तो आखिर कैसे जाने कि वो ऑथेंटिक है या नहीं? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि गूगल से नंबर सर्च करे ही नहीं कभी। कस्टमर केयर सर्विसेज का किसी बैंक का नंबर चाहिए, ऑथेंटिक जो उनकी साइट होती है, ऑथेंटिक वेबसाइट पर जाए। उनकी एक साइट होती है, बैंक पर जाए, आप डायरेक्ट गूगल से बैंक पर जाए, आप बैंक की साइट देखें, एसबीआई की कौन सी ऑथेंटिक साइट है, उनकी कंपनी की वेबसाइट पर जाए। और कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे तो निश्चित रूप से फिर आपको साथ फ्रॉड होने की संभावना कम रहेगी। सर, फोटो मॉर्फिंग करके भी एक फ्रॉड होता है, प्लीज इसके बारे में हमारे लिसनर्स को कुछ बताएं। देखिए, अभी जिस तरह के साइबर क्राइम हो रहे हैं, आपकी हर चीज़ एक्सेसिबल हो चुकी है। आप खुद ही अपना फ़ोटो डालते हैं, खुद ही आप कहीं घूमने जाते हैं, विजिट करने जाते हैं, कहीं टूर पे जाते हैं तो टूर के फ़ोटो जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अब ये एक चार्म बढ़ा है कि हम अपनी एक सेल्फी को अपने डालें और मतलब सोशल मीडिया पर डालें, फिर हम वेट करते रहते हैं, कमेंट्स आएंगे, व्यूज आएंगे, लाइक्स आएंगे। तो ये जो फियर्स कंपटीशन है कि कितने फॉलोअर्स हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को इंगेज रखते हैं और इंगेज रखने के साथ साथ फिर हम अपने ये सारे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं। फोटोग्राफ्स हैं, जिस तरह का जो आपने बताया, तो फोटोग्राफ्स हैं सब। तो क्या होता है, जब किसी को, और ये आपको पता नहीं होता, जो साइबर फ्रॉडस्टर होते हैं वो आपके बारे में सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। उस सोशल इंजीनियरिंग से आपके पूरे सारे, आप सोशल वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर आप जितना हो प्रेजेंट हो, एक एक इन्फॉर्मेशन को वो कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उनको एनालिसिस करते हैं, फिर आपका माइंडसेट पढ़ते हैं वो। और आप अगर खुद देखेंगे कि अगर आपने एक फ़ोटो डाला और फ़ोटो डालने के बाद आप किसी भी व्यक्ति की प्रोफाइल देखें तो थोड़ा सा उसकी पर्सनैलिटी का अंदाज होने लगता है कि लगभग ये किस तरह का है। तो ये लोग सभी जगह, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हों, चाहे वो फेसबुक पर हों,
और चाहे व्हाट्सएप पे वो लोग नंबर फीड करके उसका फ़ोटो देखते हैं, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये आपकी सोशल इंजीनियरिंग चल रही होती है। फिर जो कि इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके बारे में गैदर कर लेते हैं, फिर जब वो आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये नॉन पर्सन है, बट अल्टीमेटली वो नॉन पर्सन नहीं होता, वो नॉन पर्सन थ्रू सोशल मीडिया हो गया है, जो सोशल मीडिया में आपने अपने आप को रिफ्लेक्ट किया है। तो मेरा तो इसमें यही कहना है कि हमेशा मिनिमम पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर करें, मिनिमम फ़ोटो सेल्फी अपनी शेयर करें, तो इससे थोड़ा सा बचाव संभव हो पाएगा। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। और ये भी रियलिटी है, जैसा कि सर ने कहा, हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स कम से कम शेयर करनी चाहिए सोशल मीडिया पर, क्योंकि जो फ्रॉड्स होते हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, वो हमें साइकोलॉजिकली पढ़ लेते हैं, फिर उसी तरह से वो हमें जाल में फांसने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर आजकल कौन एक्टिव नहीं है? मतलब मैं बात करूं किसी छोटे से 10 साल के बच्चे की और किसी 50 या 60 साल के बुजुर्ग की भी, तो सोशल मीडिया पर आपको सब ही मिल जाएंगे। लिटरली आजकल यही बहुत ही खतरनाक वाला जो क्रेज चल रहा है। लेकिन सवाल एक ही उठता है, कौन सा सवाल? मैं बताती हूँ सर, जो आज हमसे साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम पर ढेर सारी बातें कर रहे हैं और टिप्स दे रहे हैं। तो सर मेरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यही है आपसे कि आखिर सोशल मीडिया का सेफ यूज कैसे करें? जैसा कि मैंने बताया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिनिमम शेयर करें, बिल्कुल, और आप जो सेफ्टी एस्पेक्ट्स हैं उनको फॉलो करें, और जैसे कि अननोन लिंक है उसको क्लिक ना करें। इसके अलावा शॉपिंग ऑनलाइन, अब चूँकि ऑनलाइन शॉपिंग अपन करते ही हैं, तो कोशिश करें कि जो प्रचलन में चल रही हैं, जो कि बिल्कुल ज़्यादातर जो यूज हो रहा है जिनका, उन्हीं वेबसाइट पर जाए, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, और भी जो ऑनलाइन जो शॉपिंग वेबसाइट साइट्स है उन पर जाएँ। इसके अलावा अपना पासवर्ड भी समय समय पर चेंज करते रहें। पासवर्ड को इतना सिंपल नहीं बनाएं कि इजीली हैक किया जा सके। इसके अलावा आपके जो जंक मेल्स हैं उनको बिल्कुल क्लिक ना करें। इसके अलावा ऐसी अननोन लिंक्स आती हैं, आपको ऐसा लगता है वो उस पर काफ़ी कुछ ऐसा डाइसी सा लिखा जाता है कि आप 60 की उम्र में कैसे लगेंगे, या आपके बारे में स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, आपके कॉलेज के बच्चे क्या सोचते हैं, तो आप अनायास ही उसको क्लिक करने लगते हैं, और फिर क्लिक करने के बाद फिर आप उसमें ट्रैप होते चले जाते हैं। कहीं ना कहीं क्वेरीज होती है, अपनी इन्फॉर्मेशन ना चाहते हुए भी आपको पता नहीं चलता और आप उसको शेयर करने लगते हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही, सोशल मीडिया जो है वो बहुत ही ग्रेट एडवांटेज है, मतलब इन टर्म्स ऑफ मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, न्यू रिलेशंस, और एक्सप्लोर करने के लिए वर्ल्ड को, चूँकि वर्ल्ड अब पूरा ग्लोबलाइज्ड हो चुका है और आपको हर एस्पेक्ट के बारे में आपको जानकारी रहती है। तो ऐसी स्थिति में आपको यही है कि जितनी भी जो सेफ्टी एस्पेक्ट्स हैं जो वो आपको फॉलो करने होंगे, क्योंकि आप अगर गाड़ी भी नहीं चलाना जानते हैं और गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका एक्सीडेंट होगा ही। ठीक उसी प्रकार अगर आप जैसे एसी ऑन करते हैं, जैसे आप गीजर ऑन करते हैं, आप पहले उसको सीखते हैं कि टीवी के चैनल कैसे चेंज करने हैं, और जैसे टाटा स्काई लगवाना है तो टाटा स्काई को कैसे यूज़ करना है, किस तरह रिसेट, हर प्रोसेस को आप सीखते हैं, फिर उसका यूज़ करने लगते हैं। मेरा यही कहना है कि आप सोशल मीडिया में ट्रेवल कर रहे हो, सोशल मीडिया साइबर वर्ल्ड में ट्रेवल कर रहे हो, एक वर्चुअल वर्ल्ड में ट्रेवल कर रहे हो, तो सेम एस्पेक्ट ये भी इसी के साथ है। मतलब आप उसके जो सेफ्टी एस्पेक्ट्स हैं, जो उसकी अवेयरनेस है कि किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, उनके बारे में अगर आप अवेयर रहेंगे, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू, व्हाट्स हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया वर्ल्ड, तो अगर आप अवेयर रहेंगे तो आप इनसे बच पाएंगे। एग्जैक्टली सर। सो सर ने कहा लिसनर्स कि ब्लाइंडली आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहना है, अवेयर रहने की भी बहुत जरूरत। सर इफ इन केस सोशल मीडिया के थ्रू यदि किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है, सो ऐसी सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ जो एक क्लास सिटी है, जैसे कि अपन अगर एमपी में माने तो जो मेट्रो जिनको मानते हैं अपन, जो बड़ी सिटीज हैं, तो वहाँ पर जैसे ग्वालियर है, जबलपुर है, इंदौर है, भोपाल है और उज्जैन है, यहाँ पर क्राइम ब्रांच बनी हुई है। अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो क्राइम ब्रांच में एक साइबर क्राइम विंग होती है, तो वहाँ पर आप कंप्लेंट दे सकते हैं। वो सामान्यतः जो एसपी ऑफिस होता है वहीं होती है। जैसे अगर कमिश्नरी सिस्टम में देखेंगे भोपाल इंदौर में, तो कमिश्नर ऑफिस कमिश्नरेट में होती है ये। और अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप जाते हैं तो एसपी ऑफिस जहाँ, वहाँ की साइबर सेल होती है एक, तो वहाँ पर आप कंप्लेंट करें। और अगर आप ग्वालियर के निवासी हैं तो ग्वालियर में आप सिटी सेंटर में जो एसपी ऑफिस है, वहाँ पर क्राइम ब्रांच का ऑफिस है, साइबर क्राइम विंग जो है वो एसपी ऑफिस सिटी सेंटर में अवस्थित है, तो वहाँ पर आप जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं।
सर आजकल आप स्कूल्स एंड कॉलेजेस में वर्कशॉप्स लीड कर रहे हैं और आपने 120 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम। सर सो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो वर्कशॉप्स आप कर रहे हैं इनके पीछे का मोटिव क्या है और आपको स्टूडेंट्स की कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये जानना होगा कि साइबर क्राइम इस समय बिगेस्ट चैलेंज है वर्ल्ड में और ये लगातार बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा, क्योंकि जितना हम डिजिटल होते जा रहे हैं उतना ही हम उस पर डिपेंड होते जा रहे हैं और डिपेंडेंसी में तो कहीं ना कहीं आप खुद देखेंगे, आप मॉर्निंग से लेकर और सोने तक आप कितना इस वर्ल्ड में जाते हैं, नेट का यूज करते हैं, तो ये तो तय है कि ये साइबर क्राइम बढ़ेंगे ही। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो फिलहाल वर्तमान में अभी बिल्कुल कम्पीट करने की स्थिति में नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, अच्छे से नहीं है, क्योंकि कहीं भी जाएंगे तो ऑफिस में अगर आप देखेंगे, ग्वालियर में भी सिटी सेंटर में भी जो ऑफिस है क्राइम ब्रांच का, जो साइबर क्राइम में 20 के करीब अगर स्टाफ होगा तो, और ये सब सभी जगह है। आप गाँव में बैठा हुआ व्यक्ति, रिमोट एरिया में बैठा हुआ व्यक्ति को टारगेट किया जा सकता है, गांव में बैठे हुए व्यक्ति को टारगेट किया जाता है, शहर में बैठे हुए व्यक्ति को टारगेट किया जा सकता है। एक 10 साल के बच्चे को साइबर फ्रॉड का शिकार बनाया जा सकता है, एक 80 साल के पर्सन को भी साइबर फ्रॉड का शिकार बनाया जा सकता है। तो बेसिकली टारगेट कोई भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम एक पर्टिकुलर सिस्टम पे, क्राइम ब्रांच में, एक साइबर क्राइम इस पर डिपेंड नहीं रह सकते। हमें उसके लिए अवेयर होना ही होगा। अगर आप महिलाओं को देखेंगे, अगर जो हाउसवाइफ्स हैं वो दिन भर मतलब जब मोबाइल यूज करती है तो काफ़ी टाइम उनका मोबाइल में मतलब वेस्ट नहीं, मोबाइल में मतलब यूज करती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं वो लोग उसका शिकार हो सकते हैं, फ्रॉड का शिकार। तो जो इतना वास्ट इसका एक्सपेंशन है, इसका डायमेंशन है जो वास्ट, ऐसी स्थिति में अवेयरनेस के अलावा और कोई बेहतर विकल्प नहीं है। अवेयरनेस इज द ओनली की टू कम्बैट अगेंस्ट साइबर क्राइम। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को अवेयर करें। तो इसी में आप एक अच्छी जगह गैदरिंग आपको कहाँ मिलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप कहाँ संबोधित कर पाएंगे? स्कूल्स, कॉलेज और आपकी कोचिंग्स, और इसके अलावा जो एसोसिएशंस बनी हुई है, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो या फिर जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक में भी मतलब मुझे बैंक में भी मैं डिलीवर किया था। तो जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये यहाँ आपको बहुत जो बच्चे स्टूडेंट्स मिलते हैं, तो उनके बीच में जाकर उनको ये बताकर कि इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो जब उनको ट्रैप किया जाएगा तो वो क्लिक कर जाएगा, वो उससे कनेक्ट कर जाएंगे कि इस तरह की बात बताई थी, इट मीन्स ये मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। तो इसलिए मैंने ये टारगेट किया था, क्योंकि एक दिन में 8 से 10 कंप्लेंट, 10 से 15 कंप्लेंट यहाँ साइबर क्राइम की आती थी ग्वालियर में, थोड़ा सा कम हुआ है। और तो लगातार मुझे लगा कि इनसे क्राइम, क्योंकि साइबर क्राइम के बारे में किसी को बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है, अवेयरनेस अभी है नहीं, तो लोगों के बीच जाकर ही उनको उन्हीं की लैंग्वेज में अगर हम कनेक्ट कर पाएंगे तभी उनको हम अच्छे से अवेयर कर पाएंगे। तो मेरा मोटिव यही था कि जो केसेज आते हैं उनको तो हम डिटेक्ट करते ही हैं और कोशिश करते हैं, लेकिन प्रिवेंशन भी एक बड़ा पार्ट होता है हमारी पुलिसिंग का। तो प्रिवेंशन में ये है कि हम लोगों को अवेयर करें, लोग कनेक्ट हों, लोगों को बताएं केसेज के किस तरह के ऐसे केसेज आ रहे हैं, इसमें आपको ऐसा करना है, इसमें ऐसा करना है। तो जो अवेयर होंगे, अगर सपोज टू मैं एक स्कूल में गया हूँ, अगर 500 स्टूडेंट्स हैं, तो बच्चे काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं और उनमें काफ़ी उत्साह होता है, तो वो अपने घर जाके बताएंगे कि मम्मी आज साइबर क्राइम के बारे में ऐसा बताया गया था, ऐसा फ्रॉड होता है, ऐसा फ्रॉड होता है। निश्चित रूप से ये लगातार 1 to 1 लोगों के बीच में फैलता चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे से काफ़ी अवेयर रहेंगे। जी सर आपको स्टूडेंट्स की किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है? वो एक्साइटेड रहते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि उनको बोर ना करूँ, क्योंकि अगर मुझे अपनी बात कहनी है तो लेकिन कहनी उसी प्लेटफॉर्म पे आके कहनी पड़ेगी जिसमें बच्चे सुनना चाहते हैं। तो मैं उनसे कनेक्ट करके फिर उनको हंसाते हुए, कुछ जोक सुनाते हुए और कोशिश करता हूँ कि वो अच्छे से समझ जाए, और बहुत लेमन कंसेप्ट में समझाता हूँ, लेमन परसेप्शन में समझाता हूँ कि किस तरह से बहुत छोटी छोटी सी बात है, क्योंकि वो कोई एग्जाम तो देना नहीं है उसको साइबर क्राइम का। उनको ये समझना है कि कल को उनके पास कोई अननोन कॉल आता है तो वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, कोई लिंक आती है तो उसमें क्या सावधानी बरतनी है, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है अननोन व्यक्ति का, क्या करना है, टेलीग्राम पे अगर कोई मैसेज आता है जॉब के लिए तो क्या करना है। तो वो लोग काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं और मुझे इसके काफ़ी परिणाम मिले हैं, चूँकि एक नंबर भी मैंने दिया हुआ है साइबर के लिए, तो उसमें स्टूडेंट्स 8th क्लास के स्टूडेंट, चाहे 10th के हो या यूनिवर्सिटी के हो, सभी लोग कांटेक्ट करते हैं और बात करते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। तो मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ इसको लेकर और इसके काफ़ी पॉजिटिव परिणाम मिल रहे हैं।
सर अभी कुछ ही समय पहले 10th एंड 12th के रिजल्ट्स आए हैं। सो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से नाखुश होकर गलत कदम उठा लेते हैं, कई बार सुसाइड तक कर लेते हैं। सो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह हम क्रिकेट खेलते हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो या विराट कोहली, कई बार वो 0 पर भी आउट होते हैं, अंडर 10 भी आउट होते हैं, अंडर 20 भी आउट होते हैं, और कई बार वो बिग 100 करते हैं, इवन डबल 100 भी करते हैं। तो हर इनिंग एक टेस्ट है। एक इनिंग में फेल हुए, नेक्स्ट इनिंग, नेक्स्ट में फेल हुए, नेक्स्ट इनिंग, नेक्स्ट में फेल हुए, नेक्स्ट इनिंग। आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो किसी न किसी इनिंग में आप बेहतर ढंग से आपको सक्सेस मिल जाएगी, बेहतर ढंग से आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो अपने आप को, अपने मोटिवेशन को बनाए रखें, बिल्कुल डीमोटिवेटेड ना हो। जस्ट अनदर इनिंग। अगर आप, पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने लगातार इसमें काफ़ी अचीव किया और अच्छे परसेंट लेकर आए, और जो ऑब्जेक्टिव टारगेट सेट किया उसको अचीव कर पाए, तो उन सबको ढेर सारी बधाइयाँ। उनके पेरेंट्स को भी बधाइयाँ, क्योंकि पेरेंट्स का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है उसमें। लेकिन जो लोग नहीं कर पाए अपने टारगेट को अचीव, बिल्कुल डिमोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट एन अनदर इनिंग। एक इनिंग में आप क्लिक नहीं कर पाए, नेक्स्ट इनिंग में आप क्लिक कर पाए। इंपॉर्टेंट ये है कि हम सही डायरेक्शन में लगातार मेहनत करते रहें। पेरेंट्स से मैं ये कहूँगा, ऐसे खुद डिमोटिवेट ना हो, खुद अच्छे से एक्सप्रेस करें, हैप्पी मोमेंट्स में रहें। खुद डिमोटिवेटेड नहीं होंगे तो पर बच्चे भी डिमोटिवेटेड नहीं होंगे। और आप बच्चों को डांटे नहीं, उनके साथ उन पर हाथ ना उठाएं। आप बच्चों में कमी ना निकालें। आप बच्चों की अप्रोच देखें कि अप्रोच में क्या कमी है, हम कहाँ कहाँ इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि आपका एक सेंटेंस कभी भी बच्चे के अगर दिमाग में लग गया तो वो हमेशा ये सोचेगा कि जब मेरा 10th में ऐसा हुआ था तब पिताजी ने ऐसी बात कही थी। तो वो कहीं बात उसको, उसके जो मासूम जो होता है, वो सेंसिटिव होते हैं ये, तो वो कहीं ना कहीं बात अगर घर कर गई तो वो जीवन भर वो कहीं ना कहीं उस बात को सोचते रहेंगे। तो मेरा तो ये मानना रहता है कि जस्ट इट्स अ गेम बेसिकली। एक एग्जाम, एक टेस्ट है, एक टेस्ट में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, नेक्स्ट टेस्ट में करेंगे। हमने इस टेस्ट में कहाँ कहाँ कमी थी, उस कमी को हम इस बार नेक्स्ट टेस्ट में हम पूरा करेंगे। जैसे क्रिकेट में हुआ कि यॉर्कर पर बोल्ड हो गया, विराट कोहली आया पहली बॉल पर, तो आप देखना नेक्स्ट इनिंग में यॉर्कर पर बोल्ड नहीं होगा। बेशक नेक्स्ट इनिंग में भी वो जल्दी आउट हो जाए, क्वाट बाउंड हो जाए, क्योंकि वो लोग प्रयास करते हैं कि यॉर्कर पर बोल्ड हो गया तो अब इस पर यॉर्कर पर नहीं होना है। तो ऐसे ही हमें अपनी कमी ढूंढनी है, हम कहाँ कहाँ कमज़ोर रहे, कहाँ कहाँ हम परफॉर्म नहीं कर पाए, कहाँ कहाँ हमें पता था कि हम कर सकते थे लेकिन फिर भी हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनके लिए काउंसलिंग होती है, उनके लिए बेहतर कोचिंग्स हैं, टीचर्स हैं, और आपके घर में माता पिता हैं। और ग्वालियर में चूँकि मैं ही पोस्टेड हूँ, अगर कहीं कोई किसी को लगता है तो मेरा ऑफिस एसपी ऑफिस में भी है। अगर बच्चे किसी को ऐसा लगता है तो टाइम लेके मुझसे बिल्कुल मिल सकता है। तो मेरा जितना पार्टिसिपेशन होगा, जितना मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल करूँगा। आपने जो स्टूडेंट्स को पॉजिटिव मैसेज दिया है, हम चाहेंगे ग्वालियर को भी एक अच्छा सा मैसेज आप अपनी तरफ से दें। बेसिकली मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, एक तो साइबर के लिए बहुत अवेयर रहें, और जितनी भी जो न्यूज आती है सोशल मीडिया में भी आप देखते हैं तो वहाँ देखें किस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसमें भी अपडेट रहें, न्यूज़पेपर पढ़ें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कनेक्ट रहें। तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा ये ट्रैक पता चल जाएगा, अब नया ट्रेंड ये चल रहा है साइबर क्राइम का, तो आप उसमें ट्रैप नहीं होंगे। दूसरा, जैसे कि नगर निगम ग्वालियर के द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है लगातार, ये अपनी व्यक्तिगत, हम किसी भी कुछ हमारी स्वयं की जिम्मेदारी होती है। हम सोचे कि नगर निगम ये करेगी, पुलिस क्राइम रोकेगी, नगर निगम सफाई करेगी। बेसिकली हमें स्वयं की जिम्मेदारी समझनी होगी। ये सिस्टम आपके सहयोग के लिए है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये सारा आपके सहयोग के लिए है। अल्टीमेटली लीड नागरिकों को, ग्वालियराइट को, इन सबको हमें ही करना पड़ेगा। इनिशिएटिव हमारी होंगे, ये सब सुविधा के लिए हैं, आपको फैसिलिटेट करने के लिए हैं, पर वी हैव टू मेक अवर ओन जर्नी। हमें खुद ट्रैवल करना होगा। तो अवेयर रहें, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, और चाहे वो सफाई हो, चाहे वो साइबर क्राइम हो, हम अवेयर रहें। हम बेसिकली ध्यान में रहें। ध्यान का अर्थ ये नहीं होता कि आंख बंद करके मेडिटेशन। ध्यान मतलब होशपूर्वक अपना जीवन जिए। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए और हमारे लिसनर्स को, ग्वालियर वासियों को जागरूक करने के लिए। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आज आपने हमसे शेयर की है वो डेफिनेटली सबके काम आने वाली है और अब सब लोग सतर्क हो गए होंगे। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। एंड लिसनर्स, ये था एक मुलाकात का आज का सफर, और मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, चाहे बच्चे हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हो, आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहा होगा।
सो आज के एक मुलाकात के सफर में बस इतना ही। अब दीजिए मुझे विदा, अगली बार फिर मिलूंगी एक मुलाकात के एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।